31 दिसंबर 2007 की शाम थी। केरल के मलप्पुरम जिले का चेलेम्ब्रा नाम का एक छोटा सा कस्बा अचानक पूरे देश के लिए कौतूहल का केंद्र बन गया। क्या हुआ था वहां? एक डकैती। हालांकि भारत के इतिहास में कई बड़ी बड़ी डकैतियां हुई हैं, लेकिन इस डकैती ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। रात ही रात में लुटेरे बैंक से 8 करोड़ रुपए लेकर चंपत हो गए। सुराग के नाम पर पुलिस के पास उंगली के निशान तक नहीं बचे। था तो बस बैंक के फ्लोर पर बना एक छेद और दीवार में लिखा एक नारा, जय माओ, जिसका एक मतलब ये हो सकता था कि ये नक्सलियों का काम है। पुलिस ने इसी एंगल से तहकीकात भी की और केस उलझता चला गया। आखिर में पुलिस के हाथ लगा एक फोन नंबर, जिससे पता चला कि पुलिस जिसे नक्सली समझ रही थी वो असल में खुद को धूम का जॉन अब्राहम समझता था, जिसने पीछे पड़े 23 अभिषेक बच्चनों को 57 दिनों तक नचाकर रखा। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक लूट को किसने अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया और कैसे पकड़ा गया चोर, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबू नाम के एक किरदार से। बचपन में एक बार उसने क्रिसमस पर पटाखों की दुकान से कुछ पटाखे चुरा लिए। ये जुर्म की दुनिया में बाबू का पहला कदम था। आगे चलकर भी उसका यूं ही छोटी मोटी चोरियां करना और जेल में आना जाना लगा रहा। ऐसे ही एक जेल प्रवास के दौरान बाबू की मुलाकात हो गई शिबू से। बाबू ने शिबू को अपना सपना बताया, सपना कि एक दिन वो बहुत बड़ी चोरी करेगा और उसके बाद एक मस्त जिंदगी बिताएगा। जेल से निकलकर बाबू के सपनों में एक लड़की ने दखल दिया। उससे अनीता नाम की एक लड़की से प्यार हुआ और उससे उसने शादी भी की। अब अनीता के पिता थे अमीर, इसलिए बाबू की जिंदगी में आराम आ गया। शादी के बाद बाबू ने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, एक पत्रिका का एडिटर भी रहा और कुछ समय गांजा भी बेचा। इस दौरान एक बार उसकी मुलाकात दोबारा शिबू से हुई। शिबू ने उसके सोए सपनों को दोबारा जिंदा किया। दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुई, जिनमें दोनों पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में सोचते। अंत में तय हुआ कि बैंक लूटना सबसे मुफीद तरीका रहेगा, सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे है। ये आइडिया उन्हें धूम फिल्म देख करके मिला। इसके बाद दोनों ने इलाके में मौजूद कई सारे छोटे बड़े बैंक्स की रेकी करना शुरू किया और बात फाइनल हुई केरल ग्रामीण बैंक पर। इस बैंक को चुनने के 2 कारण थे। रेकी के दौरान बाबू और शिबू ने पाया कि रात को बैंक में कोई गार्ड मौजूद नहीं होता था, और दूसरा कारण ये कि बैंक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद था, जिसके नीचे एक रेस्टोरेंट होता था। इस रेस्टोरेंट से ही डकैती की जमीन तैयार की जानी थी, या कहें कि काटी जानी थी। बाबू और शिबू ने 2 और लोगों को अपने साथ जोड़ा, राधा कृष्णन और उसकी पत्नी कनकेश्वरी। चारों लोगों को लेकर बाबू रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने गया। रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर था, इसलिए शिबू ने उसे ऑफर दिया कि वो 300 रुपये रोजाना और 50,000 की पगड़ी पर रेस्टोरेंट किराए पर दे दे उसको। रेस्टोरेंट मालिक तैयार हुआ, डूब ही रहा था। अगले कुछ दिनों तक मेज कुर्सी जैसे रेस्टोरेंट के सामान वहां पे लाए गए। बाबू ने वहां कई सारा बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा करवा लिया, ताकि लगे कि रेस्टोरेंट में रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ की आवाजें आती रहीं, लेकिन किसी को कुछ शक नहीं हुआ। जबकि अंदर हो ये रहा था कि बाबू और शिबू और उनके बाकी 2 साथी रेस्टोरेंट की छत यानी कि बैंक की जमीन में एक छेद कर रहे थे। 30 दिसंबर 2007 की तारीख थी, संडे यानी छुट्टी का दिन। उस रोज बाबू बैंक के फ्लोर में बने छेद से स्ट्रांग रूम में घुस गया। स्ट्रांग रूम खजाना। उसने गैस कटर्स का उपयोग कर बैंक के लॉकर्स को काट दिया और वहां मौजूद सोना और कैश निकाला। इसके बाद चारों वहां से हो गए फरार। अगले दिन यानी 31 दिसंबर की सुबह रोज की तरह बैंक खुला। बैंक के कर्मचारियों ने पाया कि बैंक से कैश और सोना था गायब, जिसकी कुल कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए थी। खबर बड़ी थी क्योंकि ये भारतीय इतिहास में तब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। इससे पहले सबसे बड़ी बैंक डकैती का रिकॉर्ड 1987 में बना था, जब खालिस्तान कमांडो फोर्स के कुछ लोग पुलिस वालों के भेष में लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में घुसे और 6 करोड़ लेकर फरार हुए। ये किस्सा हम तारीख के एक एपिसोड में कवर कर चुके हैं, देखना चाहें तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहरहाल आज के किस्से पर आगे बढ़ते हैं। केरल में उस साल जो बैंक डकैती हुई वो देश के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी, इसलिए इसके चर्चे हर तरफ फैले। पुलिस पर लुटेरों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रेशर था। तुरंत मलप्पुरम पुलिस सुपरिटेंडेंट पी विजयन की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई और केस की तहकीकात हुई शुरू। शुरुआत से ही पुलिस के सामने इस केस में बड़ी मुश्किल थी। बाबू ने बड़ी सफाई से काम को अंजाम दिया था, कोई सुराग नहीं छोड़ा था। रेस्टोरेंट या बैंक की किसी भी चीज पर हाथ के निशान नहीं थे। बस था तो बैंक की दीवार पर लिखा एक नारा, जैसा हमने पहले बताया, जय माओ।
मलप्पुरम का इलाका तब नक्सली गतिविधियों का केंद्र होता था। पिछले सालों में कई छोटे मोटे बैंक्स को नक्सलियों द्वारा लूटा भी गया था। नक्सली जब हम बोल रहे हैं तो हम माओवादी उग्रवादियों की बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए शुरुआत में पुलिस ने इस केस की जांच नक्सली एंगल से की। जल्दी उन्हें कुछ और सुराग भी मिल गए। पुलिस को हैदराबाद के एक होटल से कॉल आया जहां एक कमरे से कुछ सोना बरामद हुआ। ये सोना बैंक से हुई लूट का हिस्सा था। जल्दी कुछ और कॉल्स भी आए, लेकिन पुलिस को जल्दी समझ में आ गया कि ये सब जांच को बरगलाने की साजिश है। जांच नए सिरे से शुरू हो गई। फिर जिस इलाके से चोरी हुई थी उसके पास ही एक मोबाइल टावर था। पुलिस ने घटना की रात इस टावर से जाने वाली सभी कॉल्स को मॉनिटर करने का निर्णय लिया। ये कठिन काम था क्योंकि इसके लिए लगभग 20 लाख कॉल्स को सुना जाना था। कई लोगों की हफ्तों की मेहनत के बाद पुलिस को एक कॉल पर शक हुआ जिसमें कोई बाबू बात कर रहा था। इस नंबर के मालिक की पहचान भी झूठी थी। बाबू ने इस दौरान एक CDMA फोन का इस्तेमाल किया था जिसमें सिम लगाने की जरूरत होती नहीं थी। यही फोन बाबू के पकड़े जाने का सबब बना। पुलिस ने बाबू का फोन ट्रेस करते हुए कोझिकोड में बाबू के ठिकाने का पता लगा लिया और उसे धर भी लिया। उसका असली नाम था जोसेफ। गिरफ्तार होते ही बाबू ने शिबू का ठिकाना भी बता दिया। पुलिस को पता चला कि घटना में शामिल कनकेश्वरी ने अपने पति राधा कृष्णन को छोड़ दिया और वो शिबू के ही साथ रहने लगी है। 57 दिन चले ऑपरेशन के बाद पुलिस चारों लोगों को पकड़ने में कामयाब रही और चोरी का अधिकतर माल भी रिकवर हुआ। इस मामले में लूटी गई रकम में से लगभग 80% रिकवर कर ली गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाबू और उसके साथियों पर केस चला। 5 साल चले मुकदमे के बाद कनकेश्वरी को छोड़ सबको 10 साल की कैद सुनाई गई। वही कनकेश्वरी को 5 साल की कैद मिली। इस दौरान बेल पर बाहर रहने वाले बाबू ने तमिलनाडु में एक गहनों की दुकान में एक और बार चोरी की कोशिश की, जहां CCTV की मदद से उसे दोबारा पकड़ा गया। इस केस में कमाल की बात यह भी थी कि जितना सोना चोरों ने बेचा वो भी रिकवर हुआ, और जब तक ये सोना रिकवर हुआ तब तक उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी थी। याद कीजिए, ये स्टोरी 2008 के आर्थिक संकट से ठीक पहले घटी थी, जिस कारण आने वाले सालों में सोने की कीमत में खूब इजाफा हुआ और बैंक ने जितना सोना खोया था उससे ज्यादा कीमत का सोना उन्हें वापस मिला। ऐसा ही कुछ उन फ्लैट्स के साथ हुआ जो बाबू ने बेंगलुरु में खरीदे थे, वो भी बैंक को वापस मिल गए। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, जिसे लिखा था कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप।